जुन्या चाळींमध्ये ज्या प्रायव्हेट लँडवर बसलेल्या चाळी आहेत त्याच्यावरच्या पहिल्या मजल्यावाल्यांनाही आता आपण मान्यता दिलेली आहे. त्यांनाही आपण पुनर्वसन सदनिकांचा लाभ फर्स्ट फ्लोअरवाल्यांना देखील त्या ठिकाणी आपण देणार आहोत. आज हमारे साथ सबसे ज़्यादा मत से जीते हुए उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद और दूसरी बार भी सांसद रत्न से पुरस्कृत माननीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी रूबरू हुए हैं. सर, आपका स्वागत करते हैं और अभिवादन करते हैं. नमस्कार. देखिए, आपने जो बात कही कि मैं सबसे ज़्यादा वोटों से जीता हूँ, भारत रत्न संसद रत्न भी मुझे मिला है. मैं मानता हूँ कि आप सारे पुरस्कार जीत लो, सारे ज़्यादा से ज़्यादा वोट से आप जीतो, आप मंत्री बन जाओ, आप बड़े बड़े पद पर पहुँच जाओ, लेकिन आपको अगर सामान्य लोगों की वेदना, सामान्य लोगों की परेशानी को आप अगर परख नहीं सकते हो, जांच नहीं सकते हो, तो आपका जनप्रतिनिधि बनना कोई काम का नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ. ऐसा मैं बहुत मेरा क्लियर कट है. क्योंकि लोकशाही में आप जनप्रतिनिधि बनते हो तो कायदा क्या है, कानून क्या है, ये देखने का काम ब्यूरोक्रेसी का है. जनप्रतिनिधि का काम ये होता है, अगर नगरजनों को किसी बात की परेशानी है और उसको न्याय मिलना चाहिए तो कानून में जो भी बदलाव करना है वो करके लोगों को न्याय देना, ये हमारा प्रायोरिटी होता है. मुझे बड़ी परेशानी होती है जब मैं देखता हूँ चुने हुए जनप्रतिनिधि कहते हैं कि क्या करेंगे, कायदा ऐसा. अरे भाई, कायदा है ऐसा तो आपको कायदे में बदलाव करने के लिए लोगों ने चुन कर दिया है. आपकी सरकार लाई, जो भी पार्टी की सरकार आती है, और सरकार आने के बाद में सामान्य कायदे में परिवर्तन लाने के लिए अगर बरसों लगते हैं तो मैं मानता हूँ कि लोकशाही का जो सही लाभ लोगों को मिलना चाहिए वो मिलेगा. सर, आप कॉरपोरेटर थे, उसके बाद में आप आमदार रहे और आज खासदार भी है, तो सामान्य लोगों की जो मुश्किलें हैं उसके बारे में सबसे पहला 2 दिन से मैं बम्बई और आसपास के जो इलाके हैं उसके लोगों का जो खुशी देख रहा हूँ, तो उसके बारे में जो पहले माले वाले को आज एक निश्चित हो गए हैं और जो कई सालों से जो दुख में जी रहे थे कि भाई हमारा क्या होगा, उस दुविधा में से आपने जो इस कदम को जो एक न्याय दिलाया है उसके बारे में सर पहला तो सभी मतदाताओं और सभी की ओर से धन्यवाद करते हैं. और उसके बारे में सर आप कुछ प्रकाश दें. नहीं, मैं मानता हूँ कि स्वाभाविक हमारा देश इतना अच्छा है, अच्छे लोगों का ये देश है. लाख परेशानियों को झेलने के बाद में भी अगर उनको कोई बात की सुविधा मिलती है, कोई रिलीफ मिलता है तो वो खुशी जाहिर करते हैं, जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं. मैं स्वयं ऐसा मानता हूँ कि मैं नगरजनों का माफ़ी मांगूंगा क्योंकि इतने लंबे समय लग गए उसको, और ये लोगों के लिए अगर ये विषय समाप्त हुआ होगा तो फिर मेरे लिए समाप्त नहीं हुआ है. मैंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को ऑलरेडी पत्र लिखकर ये कहा है कि जिन जिन लोगों को बेघर कर दिया गया है गए 10-15 साल में, ऐसे सारे लोगों को ढूंढकर, ऐसे सारे लोगों की यादी सरकार के पास पड़ी है. जो जो बिल्डिंगें बनी है उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को पता है कि किसको घर उनके साथियों को नहीं मिला है. ऐसे सारे लोगों को अगर आप ढूंढ कर उनको अगर आप घर देते हो तो लोकशाही के ऊपर का विश्वास लोगों का पुनर्जीवित होगा. जनप्रतिनिधियों के बारे में सम्मान अभी जितना है उससे और अधिक बढ़ेगा और लोकशाही और सुदृढ़ होगी आने वाले दिनों में, ऐसा मैं मानता हूँ. सर, और एक बात यह है कि कई लोग जो रेरा आने से पहले कई बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट अटके हैं और कई लोगों की पूंजी उसमें लगी हुई है और इतने परेशान है कि सर वो आपसे उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में भी आप उनको कुछ न्याय दिलाए और घर दिलाए. देखिए, मैं रेरा के बारे में भी, या तो कोई भी कानून है उसके 2 बातों को मैं प्रकाश डालना चाहूँगा. एक तो हमारे देश में ये होता है कि जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता के समस्याओं को जैसे कि वैसे प्रेजेंटेशन करता है, दूसरी बाजू को कोई देखते नहीं है. ये रेरा के हमारे जो मुखिया है इन दिनों के अजय मेहता जी, जिनके साथ में मैंने महानगर पालिका में काम किया है, मैं देखता हूँ उनके जजमेंट बहुत सारे, किसी को लाखों रुपया फाइन मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारी बातें आती है. ये सारी अच्छी बात है. जो बिल्डर लोगों को समय पर पैसे लेकर घर देते नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. उनको पेनल्टी जितना आप ज़्यादा मार सकते हो उतना मारिए, मेरा समर्थन रहेगा. लेकिन जो विकासक लोग प्रपोजल डालने के बाद में ये भ्रष्ट अधिकारी, जिनके मुखिया के रूप में अजय मेहता जी ने काम किया है, चीफ सेक्रेटरी करके उन्होंने काम किया है, इनको सारी बातों की जानकारी है, जो अप्रूवल देने में बहुत हैरान परेशान कर डालते हैं, जिसके वजह से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं. बहुत सारे बिल्डर तो जिनका दिवालिया हो गया है,
तो आप रेरा में हम आने वाले दिनों में अप्रूवल भी समय पर मिले, इस प्रकार की भी हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखिए दोनों एक बाजू का एक तरफा निर्णय कभी भी लोकशाही को लाभदायक नहीं होगा। इसलिए ये व्यवस्था भी हमको आने वाले दिनों में रेरा में करनी पड़ेगी। मैं ये भी मानता हूँ कि ये बिल्डर लोग भी इतने दूध के धुले हुए नहीं है, इसलिए ये अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ते नहीं है और इनमें यूनिटी नहीं है। और ये यूनिटी करके इनके हक के लिए भी ये लड़े, ये भी मैं कहता हूँ। ये इनके लिए हक के लिए लड़ते हैं तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो फ्लैट परचेसर है उनको मिलेगा। तो ये दोनों बातों को भी हमको आने वाले दिनों में ख्याल करना पड़ेगा। या तो आप देखिए, आपको यूनियन लीडर नहीं हो, आई एम नॉट ए यूनियन लीडर, आई एम ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मैं एक चुनकर आया हुआ जनप्रतिनिधि हूँ। मोदी जी जब बात करते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, तो सबका साथ लेना भी चाहिए और सबको साथ देना भी चाहिए। आप खाली वोट बटोरने के लिए, अपनी पॉलिटिकल करियर को और ऊंचाई देने के लिए वन साइडेड अपनी सोच को हमेशा प्रकट करते रहोगे तो आप जीत कर आ जाओगे, आपकी सरकार बन जाएगी। आपके साथ में कुछ सेक्शन के लोग खुश भी रहेंगे, लेकिन टोटलिटी में शहर, राज्य या तो देश जितना तेजी से आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ेगा। सर, बीच में हमने आपका एक न्यूज़ किया था कि आपने जो 275 से भी ज़्यादा 300 और 325 फुट के घर दिलाए हैं, तो ये कानून सबके लिए लागू है और क्या है इसकी परिस्थिति अभी? नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है कि अब ये 300 फुट को इसको रोक देना चाहिए। तो ये सरकारी, जब हमेशा इस प्रकार के सरकार के लोग नियम में बदलाव करते हैं, ये बात सही है कि 180 फुट के घर में भी लोग रहे। हमारा बचपन तो 200 फुट के घर में 4 भाई 2 बहन, माता पिता, ऐसे 8 लोगों का हमारा गुजारा हुआ है। तो मैंने महसूस किया है कि कैसे इस छोटे से घर में रहा जाता है। लेकिन सरकार ने भी 300 फुट का कर दिया है, तो ठीक है, 300 फुट के आगे जाना नहीं चाहिए। 300 फुट से ज़्यादा किसको बड़े घर में रहना है तो मेहनत करे, मजदूरी करे, पैसा कमाए, सरकार भी उसको सपोर्ट करे, बैंक में से लोन दे ताकि वो 500 फुट का घर ले। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अभी इसको रोककर मुंबई का सारा स्लम फ्री कैसे हो, उसके लिए हम सब लोगों ने मिलकर काम करने की आवश्यकता है। तो सर, एसआरए में जो आप बहुत से मुद्दे उठाते हैं और पब्लिक की भी समस्या है और कई बार छोटे 2-3 लोग के वजह से भी कई प्रोजेक्ट अटकते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या मैं बहुत क्लियर कट, बहुत शॉर्ट में आपको कहना चाहूँगा। एसआरए जो योजना बनी थी, ये गरीब लोगों को घर मिले, गरीब लोगों के जीवन मान में एक बदलाव आए, मुंबई शहर का चेहरा मोहरा बदल जाए, इसके लिए आया था। लेकिन आज आप अगर एसआरए का पूरा अगर स्टडी करें तो उस झोपड़पट्टी में रहने वाला लीडर से लेकर सीओ एसआरए और उसके ऊपर के लोगों को खाली मलिदा खाने के लिए ये योजना है। इस प्रकार का एक चित्र मुंबई शहर में निर्माण हुआ है। किसी को बुरा लगे तो मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जो अच्छे हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन ये इन दिनों में ये इस मोड में ये एसआरए का योजना चल रहा है। कोर्ट भी, न्यायालय ने भी जितना गंभीरता से इसका संज्ञान लेना चाहिए वो न्यायालय भी लेती नहीं है। कांदिवली बोरीवली के कुछ इस प्रकार के प्रकल्प है, 2 जमींदारों के लड़ाई में कोर्ट में गए और कोर्ट ने 10-10, 12-12 साल तक अब तक जजमेंट नहीं दिया है। साहब, किसी के जीवन के सुनहरे दिन आपने बिगाड़ दिए। आपने सिर्फ एसआरए को दे देना चाहिए। क्यों आप 15-15 साल पेंडिंग रखते हो? अगर कोई कोर्ट में भी आता है तो एसआरए की योजना, घर की जो भी योजना है, उसको 6 महीने के अंदर आपने प्रायोरिटी में उसका जजमेंट दे देना चाहिए, उसका चुकादा करना चाहिए। 12-12, 15-15 साल कोर्ट में पेंडिंग है। चुने हुए सरकार के लोग भी पूछते नहीं है, कोई इसका स्टॉक लेता नहीं है। कैसा चलेगा? पॉलिटिकल नेता लोग डरते हैं, कोर्ट के बारे में कौन करेगा? कोर्ट का सम्मान करते हैं, मैं करता हूँ, सबसे ज़्यादा सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं कायदा जानता हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत नज़दीक से देखा है, परखा है। 32 साल से मैं इस सिस्टम में काम कर रहा हूँ, इसलिए सबसे ज़्यादा सम्मान अगर कोई करता है तो मैं करता हूँ, ऐसा ये मेरा दावा है। लेकिन साथ साथ में अदर साइड भी मैं लाने का प्रयास इसलिए भी करता हूँ कि 100% लोगों को न्याय मिलेगा तो न्यायालय का सम्मान जितना है उसमें और वृद्धि होगी, न्यायालय का सम्मान और बढ़ेगा। इसलिए कुछ बातें मैं न्यायालय के ध्यान में भी लाकर देने का काम करता हूँ। अच्छा, इसके लिए सर स्पेशली इसके लिए कुछ कमेटी या कुछ सरकार किसी और से कुछ प्रयत्न कर सकते हैं क्या? स्टेट गवर्नमेंट? देखिए, प्रयत्न तो निश्चित है भी। कोई नया, अगर आपको नयापन लाना है तो उसमें प्रयत्न तो करना ही पड़ता, तभी नयापन कुछ भी आ जाता है। लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि सरकार ने क्लियर कट झोपड़पट्टी वालों को कहना चाहिए, आप 300 फुट के घर के हकदार हो, आपको हम घर बना कर देंगे। बाकी बिल्कुल इफ एंड बैट, उसका सिग्नेचर लो, उसकी सम्मति ले लो। ये सारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब बात हम लोग करते हैं तो इस सारे बात, उसको 300 फुट का घर ही चाहिए ना, तो 300 फुट का घर तो उसको मिल रहा है।
2011 तक के लोगों का आपने कह दिया कि मैंने सरकार को कितनी बार कहा, पहले के सरकार को भी कहा, अभी भी मेरे सरकार को मैंने कहा कि एक आइडेंटिटी कार्ड दे दो सबको, तो ये पात्र अपात्र का झंझट ही खत्म हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। 2011 तक के जितने लोग हैं उनको आइडेंटिटी कार्ड दे दो, और 2011 तक के बाद के भी जो लोग अगर हैं मुंबई शहर में तो उनको मुंबई के बाहर MMR रीजन में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको घर दे दो, खत्म कर दो बात। तो इसमें बहुत कुछ नहीं, इसमें बहुत स्टडी करने का, इसका कोई नया कानून बनाने का, इसमें नई किसी की नियुक्ति करने की कोई आवश्यकता ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। इट्स ए वन मैन जॉब, कोई अकेला आदमी इसको निपटारा कर सकता है। सर, आपके विस्तार के लिए कुछ आप बताना चाहेंगे, आपके मतदार क्षेत्र के लिए स्पेशली कुछ? नहीं, मैं तो इतना ही कहूँगा मेरे मतदार संघ के लोगों को कि ये लोकसभा के अभी कुछ ही महीने बाकी है। ये लोकसभा का सत्र पूरा होते ही मैं ऑफिस में कम दिन और थोड़ा पब्लिक में ज़्यादा जाकर काम करने का प्रयास करूँगा। तो ऐसे कोई समस्या जो बहुत ही जटिल हो, बहुत छूट सकता है लेकिन छूटा नहीं है, ऐसी कोई बातें अगर लोग मेरे संज्ञान में ला कर देते हैं तो मैं उसका जल्दी से जल्दी निराकरण कैसे कर सकूँ उसके लिए निश्चित मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद सर, और फिर से हम आपसे रूबरू होएंगे और हमारी चैनल को आपने जो हमारा मेहता जी थे उनको मिला, लेकिन देवेंद्र जी ने इसमें मुझे बहुत सहयोग किया और उन्होंने पहले दिन से ये तय किया कि नहीं सही मुद्दा है, इसमें हमको न्याय करना चाहिए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के काम करने की पद्धत होती है और इतने साल लग गए, लेकिन इतने साल के प्रयास के बाद जब देवेंद्र जी ने परसों विधानसभा में इसकी घोषणा की तो मुझे और मेरे पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को बहुत सुकून मिला। बहुत संघर्ष किया हम लोगों ने इसके पीछे, और झोपड़पट्टी के लोग न्यायिक, इन दिनों में आप देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में तो सब खैरात बांटे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही समय पर जिन्होंने अपना पैसा देकर प्राइवेट ज़मीन मालिक जो उन दिनों में चालियाँ बनाते थे, जैसा आज बिल्डिंग बनाते लोग, तो पहले चाली कंसेप्ट था तो चालियाँ बनाते थे, उनके पास से पैसा देकर घर लेने के बावजूद भी SRA में पहला माले को देना या नहीं देना इस प्रकार का कोई उल्लेख ही नहीं था। लेकिन मैं कहूँगा कि ये पॉलिटिकल विल के न होने के कारण ऑफिसर कहते थे पहले माले का उल्लेख नहीं। अरे भैया, उल्लेख नहीं तो करो ना। दुनिया के किसी भी देश में, मैं अपनी वेदनाओं को आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ, दुनिया के किसी भी देश में लोगों को घर देने के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए, लोगों को रोजगार उपलब्ध करके देने के लिए, लोगों को शिक्षा हो और सारी चीज़ों को देने के लिए सरकार बनती है। लेकिन ऐसा कोई भी सरकार नहीं दुनिया के किसी भी देश में जो घर में बैठे अपने पैसे से खरीदा हुआ उनको बेघर करे। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी जिसको हम कहते हैं, मुंबई में बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं, ऐसा सारे अन्य राज्यों के लोगों का मानना है। लेकिन इसी मुंबई शहर में हजारों लोग बेघर हो गए, सिर्फ एक कायदे का इंटरप्रेट ऑफिसर लोग जिस तरह से करते थे उसके वजह से। लेकिन मैं महाराष्ट्र के इन दिनों के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का अभिनंदन करना चाहूँगा। उन्होंने मेरी बात को समझी, उन्होंने मुझ पर विश्वास प्रकट किया और इस जो मसला है, जो मुद्दा है, उसको अंतिम पायदान पर पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया। इसलिए निश्चित मुंबई शहर के सारे पहले माले ऊपर रहने वाले नगरजनों के ओर से, और भले ही कोई पहले माले पे न रहता होगा, जो नीचे भी रहता है लेकिन वो बरसों से जिनके साथ में रहते थे वो बेघर हो रहे थे, तो उनको एक बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी सुकून मिला है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, और ख़ास बात यह है कि आपके पास आप जब कॉरपोरेटर थे और आज सबसे 17वीं लोकसभा में भी आप दूसरी बार भी सर्वश्रेष्ठ सांसद के नाते भी आप चुने गए हैं, तो आज आपके पास जो जो समस्याएं आती है तो उसके लिए लोगों का जो विश्वास है, और कई चीज़ों में SRA में भी आपने बहुत से कदम उठाए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? मैं अपनी बात को प्रारंभ करके समाप्त करूं उससे पहले एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं। मुंबई शहर के झोपड़पट्टी वालों को अगर न्याय देना हो, मुंबई शहर को अगर स्लम फ्री करना हो, तो मैं मानता हूं कि 2-5 बड़े बड़े बिल्डरों का चयन करना चाहिए सरकार ने और उनको फ्री हैंड देना चाहिए काम करने के लिए। और फ्री हैंड क्या, जब आपने 2011 तक के लोगों को घर देने का नियम बना दिया है तो ये क्यों सब अपात्र पात्र में या ऑफिसरों को पैसा खाने के लिए, मैं क्लियर कट ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, सारी व्यवस्था करके रखते हो। 7-8 लाख 2.5 लाख रुपए में तो अब लोगों को घर मिल रहा है 2000 से 2011 तक के लोगों के लिए, और एक एक झोपड़पट्टी धारकों को पात्र करने के लिए ये ऑफिसर लोग लाखों रुपया बिल्डर के पास से लेते हैं।
तो मेरा बहुत स्पष्ट मत है, आपकी 4 डेंसिटी, मैं कोई FSI बढ़ाने की बात नहीं करता हूँ, 4 डेंसिटी में जितना भी घर बनता है वो बनाकर बिल्डर के पास से ले लेने का। पहले ही दिन बिल्डर को कहना चाहिए कि सबके पेपर जमा करो, ऑफिसरों ने जाकर पेपर लेना चाहिए। बिल्डर को कहना चाहिए कि सारे लोगों को पैसे देकर, आप भाड़े देकर इनको शिफ्ट करो, और बाकी का सारा काम सरकारी अधिकारियों का है पात्र अपात्र नक्की करने का, और ये करते हैं तो मैं मानता हूँ कि लोगों को आसानी से घर मिलेगा। सर आपको इसके लिए खूब खूब धन्यवाद, बहुत बहुत और भी धन्यवाद। मुद्दे बहुत के लिए हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू सर।